बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ए अल्लाह मेरा सीना खोल दे, मेरा काम आसान कर दे, मेरी जुबान की गिरा खोल दे ताकि ये प्यारी प्यारी सी मामीज मेरी बात समझ सकें। तो आई होप कि अब आपको मेरा मेरा फेस भी नजर आ रहा है और मेरी आवाज भी आ रही है ऐसी। जी। आज मैं बहुत खुश हूँ इसलिए कि जब आप कोई ख्वाब सोचते हैं और सोचते हैं ख्वाब के देखते हैं, जब आप कोई ख्वाब देखते हैं खुली आंखों के साथ और फिर वो पूरा हो जाता है किसी दिन, तो खुशी होती है ना। तो ये जो वर्चुअल बुक कैफे है ये भी एक ख्वाब था जो बहुत अरसे से एक ख्वाहिश थी कि इसको स्टार्ट किया जाए, लेकिन नहीं कर सके अपनी बहुत सारी मसरूफियात की वजह से। फाइनली हमने कहा कि 2023 इज हेयर, तो हमने भी इसमें माओ के लिए तो कुछ जरूर कोई कोई गिफ्ट तो आपके लिए होना चाहिए ना, न्यू ईयर गिफ्ट। और वैसे भी खवातीन को तो ये भी प्रॉब्लम्स रहती हैं कि हमारे हस्बैंड ने मेरे को न्यू ईयर गिफ्ट नहीं दिया, तो चले मेरे पे एक फिक्रे उम्मा लाजिम है, मैं कहती हूँ चले कुछ कोई गिफ्ट ही जो है ना वो आपको दे दिया जाए। तो ये वर्चुअल बुक कैफे फॉर मॉम्स ये एक बहुत ही यूनिक कॉन्सेप्ट है और मैं उम्मीद करती हूँ कि अगर अल्लाह ताला की मदद शामिल हाल रही तो हम 2023 को एक प्रोडक्टिव साल बनाने वाले हैं और हम 2023 को एक बहुत जबरदस्त साल बनाने वाले हैं इंशाल्लाह ताला। तो आज हम पहली बुक का इंशाल्लाह रिव्यू करेंगे एंड दिस इज क्वाइट माय फर्स्ट टाइम, आई एम लिटिल बिट नर्वस एज वेल कि मैंने तो कभी किसी बुक का रिव्यू इस तरह से ऑनलाइन लाइव नहीं किया, लेकिन आई होप के जो है वो हम कुछ ना कुछ कर पाएंगे इंशाल्लाह ताला। ठीक है, मेरे एंड पे सब कुछ ठीक है। अगर किसी को आवाज नहीं आ रही या तो काइंडली उनको चैट में गाइड करें कि किस तरह से उन्होंने ज्वाइन ऑडियो पे क्लिक करना है, तो इंशाल्लाह ताला आवाज आने लग जाएगी। ठीक है, मेरे पास कोई पीपीटीज नहीं है, तो आपने मुझे ही बर्दाश्त करना है, मुझे ही देखना है सिर्फ। ठीक है, बस मुझे देखते रहे। अच्छा, तो आज हमने जो पहली बुक सिलेक्ट की आप लोगों के लिए वो एक बड़ी इंटरेस्टिंग बुक है। बुक का टाइटल जो है वो है 12 रूल्स फॉर लाइफ। ये बेसिकली 12 रूल्स फॉर लाइफ एन एंटीडोट टू केओस। ठीक है, इसको भी मैं एक्सप्लेन करती हूँ आगे आपके सामने। ये बेसिकली एक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट जॉर्डन पीटरसन जो कनाडा से ताल्लुक रखते हैं, उन्होंने ये किताब लिखी। ये बेसिकली एक सेल्फ हेल्प की बुक है और ये जनवरी में ही 2018 में ये पब्लिश हुई और आज हम 5 साल के बाद इसका रिव्यू करने लगे हैं। और इंटरेस्टिंगली ये 2020 के एंड तक 5 मिलियन कॉपीज इसकी जो है वो सेल हो चुकी थी। ये बहुत ही ज्यादा पढ़ी जाने वाली किताब है, ये बहुत ही ज्यादा पूरी दुनिया में सराहे जाने वाली किताब है। और जो है इसमें बेसिकली जो पूरा का पूरा निचोड़ है उनके मुताबिक वो ये है कि इंसान को एक हैप्पी जिंदगी चाहिए, इंसान को एक मीनिंगफुल जिंदगी चाहिए, इंसान एक सक्सेसफुल जिंदगी का ख्वाब सोचता है। तो ऐसे कौन से बुनियादी 12 असूल हैं जो कि जॉर्डन पीटरसन ने इस किताब में दिए हैं, हम उन्हें डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये बात हमेशा जहन में रखनी है कि जब हम किसी किताब का रिव्यू कर रहे होते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि मुसन्निफ ने क्या लिखा है। ठीक है, हाँ, एक आपको मजेदार बात ये जरूर बताऊं कि मैंने इस किताब का जब रिव्यू प्लान किया आपके लिए तो मैं सोच रही थी कि नहीं यार, मैं इसको थोड़े देसी तड़का के साथ ही आपको करवाऊंगी, क्योंकि बेसिकली हम अम्मियां हैं, मदर्स हैं, ये वर्चुअल बुक कैफे है ही मदर्स के लिए। तो इसमें कोई कॉम्प्लिकेटेड किस्म की थेरीज और कोई बहुत फिलोसफी और इस तरह की कोई चीजें अगर होंगी तो या तो हमें समझ ही नहीं आएंगी, या अगर हमें समझ आएंगी तो उसका रियल लाइफ के साथ कोई कनेक्टिविटी नहीं होगी, और अगर कुछ हो भी तो वो शायद इतनी मजेदार नहीं होगी। तो मैं कोशिश करूंगी कि इस किताब के जो रूल्स हैं उनको जो है वो कुछ बहुत ही आसान अल्फाज में और मदरहुड लैंग्वेज के अंदर आई विल ट्राई इसको कोई पाकिस्तानी तड़के के साथ आपको इंशाल्लाह ताला बता सकूं। अच्छा,
आई एम सॉरी, मैं सर चैट भी नहीं पढ़ी। आई होप मैम सुमेरा जवाद भी इधर हैं, और भी जो पाकिस्तान स्मार्ट स्टेप की टीम है वो काइंडली चैट्स को देखते जाएं, ठीक है। अच्छा, और इसमें जैसे इसका पहला टाइटल तो समझ आ गया कि 12 रूल्स फॉर लाइफ, और दूसरा है एन एंटीडोट टू केओस। अब एक्चुअली क्या है इसका मतलब, कि इंसान की जो जिंदगी है उसमें कितनी अफरा तफरी है, ठीक है। इतनी अफरा तफरी की जिंदगी को, इतने गुंझल जो जिंदगी के हैं उसको, उसका तरियाक कैसे हो, उससे निजात कैसे हासिल हो, उनको एक बेहतर लाइनअप कैसे किया जा सके कि ढेर सारे मसाइल जो है ना, उनकी गुत्थी सुलझाने का जो है ना वो कुछ कोई काम किया जाए। तो बहरहाल ये काम किया है जॉर्डन पीटरसन ने, और मैं ये काम करने लगी हूँ कि जो उसने काम किया है उसे आपके सामने रख सकूं, ठीक हो गया। तो पहला रूल जो जॉर्डन हमें बताते हैं, वो कहते हैं स्टैंड अप स्ट्रेट विद योर शोल्डर्स बैक। अच्छा, एक तो मैं आपको ये मजे की बात बताऊं कि इस किताब का जो पीडीएफ है वो हम आपके साथ ग्रुप में शेयर कर देंगे, ठीक है। अगर आप ये किताब पढ़ना चाहें तो आप इसको बाद में पढ़ सकते हैं, लेकिन अभी जो है वो आपको अगर नोट्स बनाना चाहते हैं तो बना सकते हैं। अदरवाइज मेरा ये दिल है कि ये रिकॉर्डिंग आपके पास मौजूद रहेगी, इसलिए अगर हम एक दूसरे से बात कर ले, समझने की कोशिश करें जिंदगी के ये जो प्रॉब्लम्स हैं, तो शायद हमें ज्यादा मजा आए, ठीक है। तो पहला जो रूल है वो स्टैंड अप स्ट्रेट विद योर शोल्डर्स बैक। ये एक बड़ा मजेदार कॉन्सेप्ट उन्होंने बताया जॉर्डन पीटरसन कहते हैं कि अगर हम लोगों के सामने एक दुखी शक्ल लेकर, एक रोई हुई शक्ल लेकर, एक हारे हुए इंसान की तरह जिसकी शोल्डर्स नीचे की तरफ और बेहाल बदहाल अपने आप को पेश करेंगे, तो क्या होगा कि साइकोलॉजिकली ना जैसा हम लोगों को अपना आप दिखाना चाह रहे हैं वो हमसे वैसे ही ट्रीट करेंगे। मिसाल के तौर पे अगर मैं मिजरेबल हूँ, मैं सबको बता रही हूँ कि मैं तो बहुत थक गई हूँ, मेरे तो 3 सिजेरियंस हुए हैं, मेरे तो 3 छोटे छोटे बच्चे हैं, मैं तो घर भी संभालती हूँ, मैं तो बच्चे भी पालती हूँ, और मैं जितना ज्यादा अपने आप को मिजरेबल करके पेश करूंगी तो लोगों का रवैया भी मेरे साथ क्या होगा, एक मिजरेबल रवैया होगा। मतलब वो मेरे से ट्रीट ऐसे करेंगे। अब जो जब लोग आपके साथ ट्रीट ऐसे करेंगे तो क्या होगा, तो हमारे माइंड में साइकोलॉजिकली एक इमेज बन जाएगा कि मैं मिजरेबल हूँ, ठीक है। और फिर हम उसी तरह से अपने आप को ट्रीट करेंगे, क्योंकि हम उसी की प्रैक्टिस करते चले जाएंगे। तो जॉर्डन ये कहता है कि आपको दुनिया के सामने अपना एक अच्छा, कॉन्फिडेंट, बेहतर इमेज प्रेजेंट करना चाहिए। मिसाल के तौर पे हम अगर हमने सिनेरियो में बात करें कि आप के घर एक दावत है, आपने 8-10 खाने बनाए हैं, और जैसे ही मेहमान अंदर आए हैं तो आपने गंदे मंदे कपड़े पहने हुए हैं, पसीना निकल रहा है, और अब गेस्ट को मिल रही है, अस्सलाम वालेकुम जी, एक्चुअली मैं बहुत थक गई हूँ क्योंकि मैंने 10 खाने बनाए हैं, और मेरा सर में बड़ा दर्द था, फिर भी मैं खाने बनाती रही हूँ। और आप मेहमान को ये जेस्चर दे रहे हैं कि या तो वो बेचारा रहमत की बजाय जहमत बन के आपके घर आ गया, और यहाँ जो है वो उसने आपको आकर बड़ी तकलीफ दे दी है, या आप उसकी वजह से बहुत थक गई हैं, आपने उसको एक इस तरह का इमेज दिया। लेकिन अगर आप मेहमान के आने से पहले तैयार श्यार होकर, लिपस्टिक लगा के, कपड़े साफ सुथरे पहन के बड़े अच्छे तरीके से अपना खाना प्रेजेंट करती हैं, बड़ी कॉन्फिडेंटली प्रेजेंट करती हैं, तो क्या होगा कि उसका एक इमेज जाएगा कि भाई क्या बात है, आयशा, सुमेरा, आफीफा जो है ना वो दे आर, मतलब कितनी अच्छी कुकिंग है, कितनी अच्छी प्रेजेंटेशन है। और अगर वो आपको एडमायर करेंगे तो क्या होगा कि आप और ज्यादा कॉन्फिडेंट फील करेंगे, नेक्स्ट टाइम आपकी पार्टीज उससे भी बेहतर होंगी, उसके आपके खाने उससे भी ज्यादा मजेदार होंगे। लेकिन अगर कोई कह दे हाय ला अमारा स्मारा सिदरा, ओए ला कामल ही नहीं रखी हुई, ओ सास ने कामल ही नहीं रख के दी, ओ अभी तो सच बताओ अफीफा शोहर ने कोई, हाय दरानी ने कोई काम नहीं किया, हाय जेठानी ने कोई काम नहीं किया, ओ ये तो बड़ा तरस आ रहा है मुझे तुम पे। तो आप फील करेंगे कि देखा मेरे पे जुल्म है, 10 बंदों को मेहमान बुला लिया, मेरे हस्बैंड ने मेरी मदद भी नहीं की, और फिर मैंने जो है ना वो सारा काम खुद किया, मैं बर्तन भी धोंगी। तो आप अपने आप को वो मिजरेबल, क्योंकि आप मिजरेबल शो कर रही हैं, और मिजरेबल आपको जब ट्रीटमेंट मिलेगा तो आप और ज्यादा इल कॉन्फिडेंट होंगी। अच्छा, इसी पहले रूल में वो ये कहता है कि इंसान अगर कॉन्फिडेंट जिंदगी गुजारना चाहता है तो उसका सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि वो दूसरों पर तनकीद करना छोड़ दे।
ठीक है, वो दूसरों के ऊपर तनकीद करना बिल्कुल छोड़ दे कि जैसे मैं अक्सर कहती भी होती हूँ अपने सेल्फ डेवलपमेंट वाले सेशन में कि अगर मेरी इस बंदे से शादी ना होती तो मैं बहुत तरक्की करती। मैं मंजूबिया अगर मेरी इस फैमिली में मेरी शादी ना होती ना तो फिर तो मैं बहुत आगे जाती। अगर मेरे अम्मी अबू पढ़े लिखे होते तो हम ऐसे होते, अगर हम बहरिया टाउन रहते होते तो हम ऐसे होते। असल में दुनिया में लोगों को किसी का एहसास ही नहीं है। असल में मेरी तो दोस्तें ही सारी ऐसी निकली। अब जब हम दूसरों के ऊपर ब्लेमिंग करते रहते हैं तो क्या होता है कि हम खुद को इम्प्रूव नहीं कर पाते। हम अपनी कामयाबियों अपनी नाकामियों को पर्टिकुलरली हम दूसरों के सिरे डाल देते हैं और उससे ये होता है कि हम जिंदगी में बेहतर नहीं हो पाते। तो अगर हम जिंदगी में एक कॉन्फिडेंट जेस्चर देना चाहते हैं लोगों को तो हम क्या करेंगे, अपनी नाकामियों की जिम्मेदारी खुद अपने ऊपर लेंगे। देखिए जिंदगी आसान नहीं है, वो कह रहे हैं जिंदगी एक गुंजल है, जिंदगी बहुत मसाइल से घिरी हुई है। अगर आप इस जिंदगी को खूबसूरत और बेहतर बनाना चाहते हैं तो सबसे पहले अपनी नाकामियों की जिम्मेदारी पूरी तरह से अपने ऊपर लें। आपकी कामयाबी और नाकामी का आपके अलावा कोई जिम्मेदार नहीं है, ठीक है। उसके लिए आपको क्या करना है, आपको अपनी जिंदगी को सबसे पहले डिसिप्लिन करना है, ठीक है। ये नहीं कि बस सुबह उठे और बस कोई पता नहीं आज क्या करना है क्या नहीं करना, नहीं। सबसे पहले आपने क्या करना है कि आपने अपनी तरजीहात बनानी है, आपने अपनी प्रायोरिटीज बनानी है, आपने अपने लाइफ के गोल्स सेट करने हैं। उन लाइफ गोल्स को फिर आपने प्रायोरिटाइज करना है कि भाई मेरे लिए क्या चीज इंपॉर्टेंट है। फिर उसको आपने स्केड्यूल करना है, अपनी लाइफ अपनी आदत बेहतर करनी है। मिसाल के तौर पे आपको पता है कि आप लेट राइजर हैं, देर से उठती हैं, जिसकी वजह से आपके घर के बहुत सारे प्रॉब्लम्स जो है ना वो रहते हैं, आप के काम टाइम पे नहीं होते। तो आप क्या करने वाली हैं, आप सबसे पहले ये करेंगी कि जो है वो अब जल्दी उठना शुरू करेंगे। यानी एक आदत जो आपने अपने अंदर अडॉप्ट करनी है वो क्या करनी है, जल्दी उठने की आदत। जब आप जल्दी उठना शुरू कर देती हैं आपके बहुत सारे काम होने लग जाते हैं। इसका मतलब है कि आपने अपनी हैबिट चेंज करनी है। या मिसाल के तौर पे आपको गुस्सा आ जाता है और बच्चे कोई काम करिए, आप बहुत गुस्सा करिए, शोहर आया कोई बात करे आप गुस्सा करिए। उस गुस्से की आदत की वजह से आपका मैरिटल रिलेशन खराब हो रहे हैं, आपके तरबियत के मसाइल आ रहे हैं, आपके बच्चों और आप में गैप बढ़ रहा है। तो क्या करेंगे, आप अपने गुस्सा करने वाली आदत पे कंट्रोल करेंगी। तो इसमें बहुत जरूरी चीज ये है कि दैट्स नॉट वेरी इजी कि आप लोगों के सामने खुद को बहुत कॉन्फिडेंट और आप बहुत वो पेश करें। उसके लिए आपको पहले बहुत काम करना है, ठीक है। आपको अपनी लाइफ के गोल्स बनाने हैं, अपने लाइफ को डिसिप्लिन करना है, अपनी हैबिट्स को बेहतर करना है, आपने प्रायोरिटाइज करनी है चीजों को, आपने प्रॉब्लम्स को एक्सेप्ट करना है, आपने खतरात मोल लेने हैं, खतरात को कबूल करना है, मुश्किलात को कबूल करना है और मसाइल का हल करना सीखना है। जिस वक्त आप अपनी जिम्मेदारी खुद को ले रही हैं तो उसके बाद आपने दूसरों के सामने खुद को कॉन्फिडेंट पेश करना है, ठीक है। जब आप खुद को कॉन्फिडेंट पेश करेंगी तो क्या होगा, इंशाल्लाह ताला लोग आपको जो है वो उसी तरह से ट्रीट करना शुरू करेंगे। और जब लोग आपको विनर्स की तरह ट्रीट करेंगे ना तो आप विनर बनते जाएंगे। जब लोग आपको लूजर्स की तरह ट्रीट करेंगे तो आप क्या होगा, आप लूजर्स बनते जाएंगे, ठीक है। मिसाल के तौर पे अगर हर वक्त आप सैड 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 सैड, कोई पूछे क्या हुआ है जमीला, अमीमा क्या हुआ है, बस कोई नहीं यार मेरी तो किस्मत ही ऐसी है। अब हर वक्त आप हम मुंह बसूर के रहेंगे, रोते रहेंगे तो क्या होगा, हम वाकई में दुखी फील करेंगे क्योंकि हमारा ब्रेन ऐसे काम करता है। अगर हम हंस रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं, खुश हैं तो हमारा ब्रेन ऐसे ही काम करता है कि हाँ मैं बहुत खुश हूँ, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। लेकिन अगर हम ऐसे सोचेंगे कि हम बहुत दुखी हैं तो एक्चुअली क्या होगा, बहुत ज्यादा हम दुखी फील करना लग जाएंगे, ठीक है। तो हाँ, अगर इसमें हम पेरेंटिंग टिप निकालें तो उसमें पहले रूल में पेरेंटिंग टिप पहले तो ये निकलती है कि गेट रिड ऑफ मॉम गिल्ट। मैं अच्छी मां नहीं हूँ, मैं अपने बच्चे को टाइम नहीं देती, हाय फलां माँ अपने बच्चों को कितना टाइम देती है, हाय फलां माँ कितनी अच्छी है। इस गिल्ट से अपने आपको निकालना पड़ेगा पहले रूल में। उसके बाद जो है वो दूसरों पे तनकीद करने के बजाय कि मेरे शौहर में से कॉपरेट नहीं करते ना महजूबिया, इसलिए मैं अच्छी तरबियत नहीं कर पा रही, मेरे इन लॉज कोऑपरेटिव नहीं है ना एक्चुअली इसलिए मैं तरबियत नहीं कर पा रही। नहीं, आपने दूसरों के ऊपर ब्लेम करना खत्म कर देना है। उसके बाद सेल्फ पिटी, एक्चुअली मैं क्या क्या करूं, मैं घर के काम भी करूं, मैं फला काम भी करूं, मैं फला काम भी करूं, मैं कैसे बच्चों की पेरेंटिंग करूं, मैं कैसे उनको टाइम दूं। तो इस तरह की जो क्रिटिसिज्म वो है सेल्फ पिटी है, इससे भी निजात हासिल करें कि सारे मुझे कहें बेचारी 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 महमसूबिया, बेचारी महमसूबिया, हाय अल्लाह बेचारी, इस बेचारी वाले फेज से खुद को निकालें। उसके बाद अपने गोल सेट करें कि भाई मैं अपने बच्चों को इस तरह से देखना चाहती हूँ। तो उसके लिए मेरी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, मेरी क्या गोल्स हैं, मेरी क्या मैंने किस तरह से अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को करना है, चैलेंजेस क्या क्या मुझे पेश आएंगे, उन चैलेंजेस को एक्सेप्ट करके आपने उनके सोल्यूशंस फाइंड आउट करने हैं।
आपने फाइंड आउट करने हैं, जो चीज किसी और के साथ लिंक करती है उसको छोड़ के। मैं अक्सर कहती हूँ, आसान अल्फाज में मैं मिसाल देती हूँ कि आप माए है ना, हम घरों की सफाई करती हैं, बाहर आपने सेहन साफ करना है और बारिश आ रही है या आंधी तूफान आ रहा है और बार बार कूड़ा पीछे की तरफ जा रहा है, तो आप वहां से झाड़ू छोड़ देना, क्योंकि वो एक्सटर्नल फैक्टर है। आप हवा को, बारिश को तो नहीं रोक सकती, आपके झाड़ू से आगे किया हुआ गार्बेज बार बार पीछे आ रहा है, तो आप उस एरिया को छोड़ के आप कमरों की सफाई पहले कर लें। हम क्या करते हैं कि नहीं मैम दूसरे ठीक हो जाए ना, फिर हम ठीक हो जाएंगे, तो दूसरों को अपने जहन से निकाल दें, पहले उन एरियाज के ऊपर काम करना शुरू करें जिसमें इंटरनल फैक्टर्स हैं, एक्सटर्नल फैक्टर्स नहीं है, तो इंशाल्लाह ताला जिंदगी में बेहतरी आएगी। ठीक हो गया, ये है रूल नंबर 1। तो मुझे थम्स अप चैट में कर दें, ताकि ढेर सारे थम्स अप देखने के बाद मुझे ये आइडिया हो कि हमने पहले रूल को जो है वो अंडरस्टैंड कर लिया है, इंतहाई आसान अल्फाज में, बगैर किसी थ्योरी को बीच में इन्वॉल्व किए। दूसरी चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है, दूसरा रूल ये है कि ट्रीट योरसेल्फ लाइक समवन यू आर रिस्पॉन्सिबल। अपने आप को इस तरह ट्रीट करें जैसे कि आप किसी ऐसे बंदे को ट्रीट करते हैं जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अच्छा, वो कहता है कि मेडिकल साइंस के अंदर आप देखेंगे, रिसर्चेस के अंदर देखेंगे कि इंसान क्या करता है कि जब वो बीमार होता है और दवाई लेने जाता है, तो क्या करता है कि दवाई टाइम पे नहीं लेता, दवाई पूरी नहीं लेता, दवाई पूरे दिन पूरे अरसे की जो दवाई होती है, जो ड्यूरेशन होती है उसमें नहीं लेता। लेकिन अगर उसी बंदे का पेट बीमार हो जाए, उसी बंदे का बच्चा बीमार हो जाए, आप अपनी मिसाल ले लें, माएँ सारी यहाँ पे मौजूद है, आप सारी माओं का जब बच्चा बीमार होता है, कभी आप दवाई देना भूलती हैं, लेकिन जब आप बीमार होती हैं तो आप अपनी दवाई नहीं लेती। एम आई राइट और रॉन्ग? ऐसे ही है ना। अच्छा, अगर कोई बंदा सुमेरा जाती है कि भाई मैं कहीं जा रही हूँ, आप रवीहा को अपने पास संभालें थोड़ी देर, तो मैं क्या करूंगी, रवीहा का पूरी तरह ख्याल रखूंगी कि कहीं उसको कोई प्रॉब्लम ना आ जाए, क्योंकि मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी में वो मुझे छोड़ के, वो मेरे पास छोड़ के गई है। ऐसे ही है, हम अपनी रैयत के बारे में कितने कॉन्शियस होते हैं, लेकिन वो कॉन्शियसनेस हम अपनी जात के लिए नहीं दिखाते, वो केयर और वो मोहब्बत हम अपनी जात को नहीं देते। तो वो ये कहते हैं कि जैसे आप अपने उन लोगों के साथ जिनसे आप मोहब्बत करते हैं, जैसे आप उन लोगों का ख्याल रखते हैं, बिल्कुल इसी तरह आपने अपना ख्याल जो है ना वो रखना है। ठीक है, जैसे आप अपने पेट का ख्याल रखते हैं, जैसे आप अपने बच्चों का रखते हैं, जैसे आप अपने हस्बैंड का ख्याल रखते हैं, बिल्कुल उसी तरह आपने अपना ख्याल भी रखना है। अच्छा, अब मजे की बात ये है कि हम समटाइम अपने आप को इसलिए निग्लेक्ट करते हैं कि हम ये सोच रहे होते हैं कि यार एक्चुअली ना मेरी लाइफ ना वो नहीं है, मेरी लाइफ में तवाज़ुन नहीं है, मैंने ये भी करना होता है, मैंने वो भी करना होता है, तो मैं कब अपना ख्याल रखूं, मैं कब पार्लर जाऊं, मैं कब मेकअप करूं, मैं कब अच्छे कपड़े पहनूं, मैं कब नहाऊं, मैं कब सन बात लूं, मैं कब, ये सारी चीजें हम सोच रहे होते हैं। तो वो ये कहते हैं कि आपने अपनी जो मुतवाजन जिंदगी है ना उसके लिए ये चीज लिख लें कि कभी भी मुवाफिक हालात नहीं आएंगे। ऐसा कभी नहीं होगा कि सब कुछ आपके मुताबिक आइडियली होने शुरू हो जाए और उसके बाद सारे आपको कहें कि सम्या सईद आप सारे काम छोड़ दें और बस लेट जाएं क्योंकि आज आपने रेस्ट करनी है, आज आपने अपने आप को टाइम देना है। ऐसा कोई नहीं होने वाला, ऐसा कभी नहीं होने वाला। तो क्या होने वाला है, आपने खुद ही जो है ना अपनी केयर करनी है, आपने खुद ही अपना जो है ना वो ख्याल रखना है, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह आप अपने बच्चे का ख्याल रखती हैं। अच्छा, इसको मैं जब पेरेंटिंग की सेंस में लेती हूँ तो मैं ये सोचती हूँ, इसमें बड़ी किताबें भी हैं, हो सकता है हम भी फ्यूचर में इसको कोई बुक कैफे में लेकर आए, कि एक बच्चे की तरबियत के लिए, एक बच्चे की मेंटल वेलबींग के लिए ये जरूरी है कि उसकी माँ जो है वो जहनी तौर पे पुरसुकून हो और वो सेहतमंद हो, तभी वो एक बच्चे को बेहतर वो ट्रीट कर सकती है। मिसाल के तौर पर एक माँ अगर खुद पढ़ी लिखी है, अगर एक माँ खुद अपनी सेल्फ ग्रूमिंग पे काम कर रही है, अगर एक माँ अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स पे काम कर रही है, एक माँ खुद नई स्किल्स सीख रही है, एक माँ खुद पेरेंटिंग और ये चीजें समझ रही है, एक माँ खुद एंगर मैनेजमेंट और इमोशनल मैनेजमेंट पे काम कर रही है, तो वो अपने बच्चे की बेहतर तरबियत कर पाएगी एज कंपेयर टू दोज मदर्स जो इंतहाई एंग्जाइटी का शिकार है, जो इंतहाई परेशान है, जो हर वक्त गुस्से में रहती है, जो खुद को इम्प्रूव नहीं कर रही, जो वक्त के तकाजों के साथ खुद बदल नहीं रही। तो इसका मतलब ये हो गया कि हमने
अपन बच्चों की तरबियत के लिए भी, यानी मजे की बात यह है कि ओके मैं मान लेती हूँ कि मैं और आप रेडी नहीं है खुद को टाइम देने के लिए, ओके फाइन, हम बहुत किसी स्पिरिचुअल के ऊपर वाले लेवल के ऊपर है कि हम चाह रही है कि बस हम दूसरों का ख्याल रखें, ओके दैट्स फाइन। लेकिन अगर आप दूसरों का ख्याल तो तभी रखेंगी ना जब आप खुद ठीक होंगी। अल्लाह ना करे, देखिए आप तो एक मशीन है ना, आप एक मशीन की तरह काम करिए अपने शोहर के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने घर के लिए। अच्छा अगर वो मशीन ही खराब हो जाएगी, आप खुद सोचें कि एक बेहतरीन जापानी इलेक्ट्रिक मशीन भी होना तो यार उस वो भी खराब हो जाएगी अगर आप उसको चलाते रहेंगे तो आपकी केयर बहुत जरूरी है। आपने इसलिए अपना ख्याल रखना है, अपने साइकोलॉजिकल इश्यूज हैं या आपकी इमोशनल प्रॉब्लम्स हैं या आपकी स्किल सीखने का है या और कोई भी चीज आपने इसलिए सीखनी है या अपनी सेहत का इसलिए ख्याल रखना है ताकि आप अपने घर, अपने बच्चे और अपनी फैमिली का बेहतर ख्याल रख सकें। आई होप वी गॉट दिस। रूल नंबर 2 थम्स अप कर दीजिए। आपके थम्स अप बताते हैं कि भी हमें जो है वो इसकी इस रूल नंबर ठीक हो गया। अच्छा अब हम बात करेंगे तीसरे रूल के ऊपर। अगेन बहुत इंपॉर्टेंट, जाहिर अगर पूरी दुनिया में इन 12 रूल्स को इतनी ज्यादा पजीराई मिली तो इनके अंदर कुछ जान तो है। तीसरा रूल बड़ा मजेदार है कि मेक फ्रेंड्स विथ पीपल हु वांट द बेस्ट फॉर यू। आप अपने इर्द गिर्द उन दोस्तों का हल्का बनाएं जो आपकी बेहतरी चाहते हैं। ऐसे दोस्त नहीं जो कि जैसे मुश्किल आप पर पड़े आपको छोड़ जाएं। ऐसे दोस्त नहीं कि जिनको जब कोई प्रॉब्लम हो, जब कोई काम हो तो ही आपको अप्रोच करें। दोस्त तो वो बनाएं जो मुश्किल में आपकी मदद करें। आप दोस्त वो बनाएं जब आप डीमोटिवेट हो तो वो आपको मोटिवेट करे। आप दोस्त वो बनाएं जब आपका हौसला टूट रहा हो तो वो आपको हौसला दे। आप दोस्त वो बनाएं जब आपको किसी चीज की जरूरत हो तो वो उस जरूरत को पूरा करे। ठीक है। आप अगर कोई नया बिजनेस स्टार्ट करना चाह रही हैं, आप कोई नया आइडिया लॉन्च करना चाह रही हैं तो वो आपको ड्राई ना, नो 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 ये मत करनो, ये तो नाकाम हो जाएगा, ये तो बुरी तरह पिटोगी, ए तुम नहीं कुकिंग चैनल चला सकती, ए तुम्हें कौन सी सिलाई आती है, ए तुमने मेकअप करके तो लोगों की आईब्रोज खराब कर देनी है, ए तुम कपड़े सेल करोगी, तुमसे किसने कपड़े लेने हैं। आप ऐसे वो तमाम दोस्त जो आपको डिस्करेज करते हैं कि तुम कुछ नहीं कर सकती, तुम आगे नहीं बढ़ सकती, तुम ये नहीं कर सकती, तुम ट्रेनर नहीं बन सकती, तुम फला काम नहीं कर सकती, तुम ये नहीं कर सकती, आपने ऐसे दोस्तों को बिल्कुल जो है ना वो निकाल देना है। आपने सिर्फ उन लोगों को अपने साथ रखना है बिल्कुल जैसे मैम सुमेरा ने कहा कि जो पॉजिटिव वाइब्स जो है ना जिनसे आपको मिले। हर वो बंदा सराउंडिंग में जो आपको सपोर्ट नहीं कर रहा आपकी वेल बीइंग में, आपकी सेल्फ ग्रूमिंग में, और वो जरूरी नहीं वो पर्सन हो, वो कोई मतलब कोई एनवायरनमेंट है, कोई दोस्त है, कोई घर वाले हैं, कोई भी जो आपको डीमोटिवेट कर रहे हैं, ऐसे लोगों को छोड़ दे। मैं आपको एक बड़ी आसान बात बताती हूँ, आजकल का दौर इतना ब्लेसिंग वाला दौर है। हम एक टेक्नोलॉजी के दौर में पैदा हुए हैं, अब पैदा तो नहीं हुए चले लेकिन हमने अपनी लाइफ में शुक्र है टेक्नोलॉजी देख ली है कम से कम। तो उसमें एक मजेदार बात ये है कि आप अगर समझे आपके इर्द गिर्द कोई दोस्त नहीं, यानी अब मेरी जो माई है ना उन्होंने क्या करा, यार मेरे तो मैम सहेलियां ही सारी ऐसी हैं, मैं मुझे तो इस तरह की कोई फ्रेंड ही नहीं मिलती, मैं मेरी सारी फ्रेंड्स तो है ही इस तरह की। देखिए अब हम बड़े मजे के दौर में, अब आप वर्चुअल फ्रेंड्स बना सकते हैं। वो लोग जिस तरह आप बनना चाहती हैं उनके पेजेस लाइक करें, उनके ग्रुप्स लाइक करें, उनको पढ़ना शुरू करें, उनको यूट्यूब पे देखना शुरू करें, सो यू विल बी लाइक दैट। ठीक है, वो आपके दोस्त बन जाएंगे। तो आप ये देखेंगे कि आप उन पॉजिटिव लोगों के बीच में रहना शुरू कर दें जो आपको पॉजिटिवली जो है ना वो इंशाल्लाह ताला आगे लेकर जाए, जो आपको मोटिवेट करें, जो आपकी तरक्की में खुश हों और वो आपको बेस्ट देखना चाहे, ना कि वो लेग पुलिंग करने वाले हों, जेलस हों आपकी तरक्की से और किसी भी ऐसी चीज से। तो दोस्त बनाने में आपने बहुत चूजी होना है, और ऐसे दोस्त जो बचपन से आपने बना लिए हैं लेकिन टॉक्सिक हैं, ऐसे टॉक्सिक दोस्तों से आपने क्या करना है, दूर रहना है। आहिस्ता आहिस्ता उनसे दूर होते जाएं। अब पेरेंटिंग की जब मैं बात करती हूँ तो मैं कहती हूँ हर वो आपकी दोस्त, हर वो आपका फैमिली मेंबर जो आपको डिमोटिवेट कर रहा है,
अपने बच्चे की जो आप ग्रूमिंग कर रही हैं या पॉजिटिव पेरेंटिंग कर रही हैं, अगर वो आपको डिस्टर्ब कर रहा है तो आपने क्या करना है, आपने उससे दूर हो जाना है। कैसे दूर हो जाना है, अपने आप को पॉजिटिव एक्टिविटीज में मसरूफ कर लें, क्योंकि देखिए दोस्त अहबाब हमारी जिंदगी में बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं ना। हम उनके साथ कथारसिस करते हैं, हम उनके साथ हंसते हैं, मुस्कुराते हैं, जोक्स करते हैं। आपको पता है बकायदा लाफिंग क्लब्स बने हुए हैं जिसमें लोग सिर्फ हंसते हैं, मुस्कुराते हैं। लाफिंग इतनी जरूरी है, तो ये चीजें हम अपने दोस्तों के साथ करते हैं। दोस्त बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, लेकिन ऐसे दोस्त जो टॉक्सिक हैं, आपको परेशान कर रहे हैं, ट्राई टू गेट रिड ऑफ देम। ठीक हो गया। उसके बाद ये है कि अगर हम इसे वही पेरेंटिंग के उसमें देखें तो दोनों नुक्ता नजर आएंगे। एक तो वो ऐसी माँ इर्द गिर्द की जो कि कैसी माँ हो तुम, आरिफा कैसी माँ हो तुम तो बिल्कुल अच्छी माँ नहीं हो, और हाय हम तो ऐसे नहीं करते थे, हमने तो इतने बच्चे पाले, तुम तो ये तुम तो। जो कोई ऐसा आपके साथ करे ना, ऐसी टॉक्सिक मदर्स, आप उनसे भी किनारा कश हो जाए, क्योंकि वो आपको डीमोटिवेट करी है, उल्टा आपको हौसला देने या हिम्मत देने। ठीक है। आई रिमेम्बर जब मैं खुद पहली दफा व्हेन आई कंसीव, तो मैं अपने हस्बैंड को हंसती होती हूँ कि व्हेन आई कंसीव तो मेरी वन ऑफ माय सुपरवाइजर वाज ब्रिटिश, एंड व्हेन आई टोल्ड हर दैट आई मतलब आई एम एक्सपेक्टेड, सो उसने मेरा हाथ पकड़ा, मेरा हाथ चूमा, उसने कहा, माय गॉड, यू आर गोइंग टू बी अ मॉम, सुबह यू आर गोइंग टू बी अ मॉम। और उसने इतना मुझे प्रोटोकॉल दिया, और मैं हंस रही थी। मैंने कहा पाकिस्तान में क्या होता है कि जब आप माँ बनने वाली होती हैं, आप लोगों को बताते हैं लेकिन I'm expected, तो कहते हैं फिर की हो गया, 10 बच्चे पैदा किते ने, असि 5 बच्चे पैदा किते ने, 4 बच्चे पैदा किते ने, तू कड़ा नवा काम करे लगी, सही दुनिया बच्चे पैदा कर दी है। तो हमारे यहाँ जाहिर लोगों का एक नुक्ते नजर जो है ना, वो बिल्कुल डिफरेंट है। तो वो आपने ये देखना है कि हर वो ऐसा बंदा जो आपको परेशान करे, आप उससे दूर हो जाएंगी। तो तीसरा रूल भी समझ में आ गया कि हमने ऐसे दोस्त, ऐसी कम्युनिटीज से दूर हो जाना है, पॉजिटिव लोगों में आ जाना, और फिर कुछ ही अर्से बाद यू विल बी सरप्राइज्ड कि यार मैं कितना मैं पॉजिटिव लोगों में आ गया हूँ। और एक और भी बड़ी मजे की वो कोट होती है ना कि अगर आप अपने हल्के में सबसे बेहतरीन है ना, तो बस फिर वो हल्का छोड़ दें। अगर आप अपने हल्के में सबसे बेहतरीन है, तो अपने से बेहतर लोगों को देखें, सुने, वो आपको काफी ज्यादा जो है ना वो फायदा देंगे। चौथा रूल, ये वो रूल है जो आज के दौर में पेरेंटिंग में बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है, बहुत सारे स्कॉलर्स इस पे बात करते हैं, और यही वो रूल है जिसने इस किताब को मेरे ख्याल में बड़ा हिट भी किया है। वो रूल है कि कंपेयर योर सेल्फ टू हु यू वर येस्टरडे, नॉट टू हु समवन एल्स इज टुडे। बहुत खूबसूरत रूल है, रूल नंबर 4, कि आपने अपना मवाजना अपनी पिछली प्रोग्रेस से करना है, ना कि किसी और से। मिसाल के तौर पे मैं ये कहती हूँ कि यार मैं तजवीज सीखना चाहती हूँ, मैं तजवीज सीखती हूँ और मैं अपनी तरफ से बड़ा अच्छे मुहारिज निकालने की कोशिश करती हूँ, लेकिन जब मैं मरियम को सुनती हूँ, जब मैं सुमेरा को सुनती हूँ, मैं सिद्रा को सुनती हूँ, तो उनके महारिज तो मेरे से बहुत बेहतर है, मैं तो शायद उस तरह के कभी महारिज नहीं निकाल सकती। मिसाल के तौर पे अनीसा फोटोग्राफी में बहुत अच्छी है, लेकिन अनीसा अगर बहुत अच्छी भी है फोटोग्राफी में, और अगर वो अपना कंपैरिजन दूसरों के साथ करेंगी, तो दुनिया में तो बहुत माहिर फोटोग्राफर्स मौजूद हैं। मिसाल के तौर पे अगर एल्मा बहुत अच्छी कुकिंग करती हैं, तो अगर वो ये समझें कि वो अपना वो समझें कि वो ही बेस्ट है, और वो उनके साथ कोई अगर वो अपना मुकाबला दूसरों के साथ करेंगी, तो क्या होगा, होगा ये कि उनसे बहुत बड़े बड़े शेफ दुनिया में मौजूद है। तो देखिए दुनिया में एक्सपर्ट्स हमेशा मौजूद रहेंगे। ठीक है, जॉर्डन पीटरसन यही कहता है कि दुनिया में एक्सपर्ट्स हमेशा मौजूद रहेंगे। होगा क्या कि आपने खुद को दूसरों के साथ कंपेयर ही नहीं करना, आपके फील्ड के बंदे हमेशा कोई ना कोई होगा एक्सपर्ट, आपने अपना कंपैरिजन करने के कल आप कैसी थी। ठीक है, कामयाब लोग तो हमेशा रहेंगे, आपसे बेहतर लोग तो हमेशा रहेंगे। अब हम ये कंपैरिजन करें कि पाकिस्तान स्मार्ट स्टेप का दूसरी ऑर्गेनाइजेशन से मुकाबला करें, भाई हमने तो ये देखना ना कि 3 साल पहले हम कहाँ थे, आज 3 साल के बाद हम कहाँ हैं। अगर हम दूसरों को देखेंगे तो दूसरे तो हो सकता है कि बहुत बहुत आगे हों, उससे क्या होगा, हम कॉम्प्लेक्स का शिकार होंगे, हम समझेंगे वी आर फेलियर्स, और फिर हम आगे नहीं बढ़ सकेंगे। ठीक है। अच्छा, आपने करना क्या होता है कि अकाउंटेबिलिटी करनी होती है, अपने आज का कंपैरिजन करना होता है, अपनी कोई साल पहले की तस्वीर, वो कहता है देखिए अपने साल पहले की अचीवमेंट्स देखें, और उसको कंपैरिजन करें कि 1 साल के बाद मेरी अचीवमेंट्स जो है ना वो क्या है। क्योंकि अगर हम दूसरों से खुद को कंपेयर करेंगे, मिसाल के तौर पे मुझे रंग गोरा करने में जितनी मर्जी क्रीमें लगा लूं, मेरी सहेली तो गोरी कैक्सा तो गोरी निचोड़ी रहती है, मैं उसके जैसी कभी नहीं बन सकती, वो तो बहुत ही गॉड गिफ्टेड गोरी है मेरी, सच में मेरी सहेली है।
तो उसमें क्या होगा कि वो, मैं तो मुस्तकिल परेशान ही रहूंगी ना कि मैं उसके जैसी क्यों नहीं हो पा रही। मैं हील्स पहनती हूँ ना जब, तो मेरे मियाँ कहते हैं आप ये हील्स क्यों पहनती हैं, तो मैंने कहती हूँ आपको पता है बंदा इससे टॉल लगता है, वो बहुत हंसते हैं, बंदा इससे टॉल लगता है, भाई आप छोटी ही लगती है फिर भी जो है ना। तो वो होता क्या है कि हम जब दूसरों के साथ कंपेयर कर रहे होते हैं, तो क्या, मेरी बेस्ट फ्रेंड भी ना वो बहुत टॉल है, शी इज वेरी टॉल, डॉक्टर आयशा। तो मैं उनके साथ जाने के लिए ना, मैं कहती हूँ कि आपने खुस्सा पहना, मैं लंबी हील पहनूंगी, और फिर लंबी हील पहनने के बाद मैं उनके इधर इधर आती हूँ, तो वो फिर फायदा तो कोई ना हुआ। यही वो जो मुश्किल परेशानी है वो तो रहनी रहनी है। तो हम कंपैरिजन नहीं कर सकते दूसरों के साथ, ना हमें करना चाहिए, वरना हम अपने आप को परेशान करेंगे। इसका फॉर्मूला क्या है? इसका फॉर्मूला यही है, अकाउंटेबिलिटी, यानी सेल्फ अकाउंटेबिलिटी। अपने आप को देखें, कल मैं कहाँ था, आज मैं कहाँ हूं। वो हदीस मुबारक है ना कि तबाह हो गया वो शख्स जिसका आज उसके कल से बेहतर नहीं है। तो बस आपने अपने कल से अपने आज को बेहतर बनाते चले जाना है। वो एक फॉर्मूला है ना बड़ा जबरदस्त 1% वाला, कि डेली 1% इंप्रूव करने की कोशिश करें। जब 1% इंप्रूव करेंगे तो साल में 365 दिन जो है ना, या 364 दिन जो है ना, वो आप जो है वो आप में बेहतरी आ चुकी होगी इतने परसेंट। तो इसका मतलब है कि आपने लगातार ही अपने आप में बेहतरी लाते चले जाना है। सेम पेरेंटिंग के लिए भी होगा। पेरेंटिंग में तो ये चीज होम स्कूलिंग मदर ने बार बार कही है, बार बार सुनी है कि अपने बच्चे का कंपैरिजन दूसरों के साथ नहीं करना। आई यूज्ड टू से कि भाई आपका बच्चा, मैं कहती होती हूँ कि ये चांद है, ये सूरज है, ये सितारे हैं, कोई एक दूसरे के जैसा है। आप चांद से ये एक्सपेक्ट करती है कि ये हमें पेड़ की तरह साया दे? कभी आपने सूरज से एक्सपेक्ट किया है कि इसके ऊपर आम क्यों नहीं उगरे? कभी आप दरिया से कहती हैं ये सूरज की तरह मुझे हरारत क्यों नहीं दे रहा? वी नेवर एक्सपेक्ट दिस, क्योंकि वो उसके लिए बने ही नहीं है। ठीक है, तो आपने क्या करना है, आपने अपने बच्चे को कंपैरिजन नहीं करना। भाई वो अल्लाह ताला की एक बेहतरीन मखलूक है, और उसकी जो क्वालिटीज हैं वो आपने उसको कोशिश करनी है कि उसको पॉलिश करें। ठीक है, ये हमारा रूल नंबर 4 हो गया। इसकी समझ आ गई कि किसी के साथ कंपैरिजन नहीं करना। हम कोशिश तो कर सकते हैं ना यार, उस बेचारे ने 400 से ज्यादा सफात की किताब लिखी है, तो हम 1 घंटे में कोशिश कर सकते हैं कि कुछ ना कुछ हम इसको समझने की कोशिश करें। फिर डिटेल आप उसको पढ़ भी सकते हैं, हम इंशाल्लाह पीडीएफ शेयर भी कर देंगे आपके साथ। ठीक हो गया। 5वां रूल जो वो बताते हैं पीटर, वो कहते हैं कि डोंट लेट योर चिल्ड्रन डू एनीथिंग दैट मेक्स यू डिसलाइक दैम। अपने बच्चों को कोई ऐसा काम मत करने दीजिए कि जिसको आप बाद में डिसलाइक करें। मिसाल के तौर पे ज्यादातर पेरेंट्स, ज्यादा क्योंकि मेरा पेरेंटिंग पे ही काम है, तो ज्यादातर माओ का मसला ये कि मैं, मेरा बच्चा हर वक्त स्क्रीन देखता रहता है। और जब आप डीप डाउन जाके रिसर्च करते हैं, पता करते हैं, तो पता चलेगा कि असल में उस माँ ने खुद ही अपने बच्चे को मोबाइल दिया था। ठीक है, और उसके बाद वो करते 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 उसकी इतनी आदत बन गई कि वो बच्चा जाहिर स्क्रीन एडिक्ट हो गया। तो अब वो माँ चाहती है कि अब वो उस पर गुस्सा कर रही है, अब उस पर नाराज हो रही है, अब वो उसको डांट रही है। मिसाल के तौर पे उसने खुद ही बच्चों को लीगोज ला के दिए, ठीक है, और लीगोज ला के दिए, और उसने पूरे घर में रोज बिखेर देता है, और अब उस पर गुस्सा करिए। तो आपको वो ये कहता है कि आप अपने बच्चे को कोई ऐसा काम जो आपको आपको बॉदरेशन देता है, आपको कल को डिसलाइक, फॉर एग्जाम्पल आप झूठ बोल रहे हैं उसके सामने, बोली जा रहे हैं, बोली जा रही है, खुद ही कह रहे हैं जाओ बाहर जाके बोल दो मामा नहीं है, बाबा का फोन आया तो उनको मत बताना कि मैं ये कर रही हूँ। आप उनके साथ झूठ करते रहते हैं। ठीक है, और बाद में जब वो झूठ बोल रहे हैं तो आप परेशान हो गए कि यार ये क्यों झूठ बोल रहे हैं। मिसाल तो पे आप और आपके हस्बैंड ऊंची आवाज में घर में बोल रहे हैं, लड़ाइयां कर रहे हैं, झगड़े कर रहे हैं, मारपीट चल रही है, और वही मारपीट जब बच्चे करेंगे तो आप एक्सपेक्ट करेंगे कि भाई आप उनपे लड़ाई, उनपे झगड़ा करेंगे। तो आपने क्या करना है कि जॉर्डन ये कहते हैं कि आपने अपने घर के रूल्स बनाने हैं। ठीक है, आपने घर में अखलाकियात का दर्ज देना है, आपने बच्चों को जिम्मेदार बनाना है, और बच्चों को इस तरह का जिम्मेदार बनाना है कि वो अपनी अकाउंटेबिलिटी भी कर सके। रूल्स वो कहते हैं कि बहुत आसान से होने चाहिए, बहुत सादे से होने चाहिए, और कोई वो काम शुरू से आप प्रैक्टिस ही ना करवाएं अपने बच्चों को जिसको कल को जाकर आपको वो चीजें इरिटेट करें। मिसाल के तौर पे शुरू में आपने को एजुकेशन में बच्चों को पढ़ाया, शुरू में कजन्स गैदरिंग सब कुछ चल रहा है, उसके बाद जैसे बच्चे बड़े हुए तो उनपे सख्तियां शुरू कर दी। तो आप शुरू से करें ही ना, आप शुरू से ही बच्चों को बोलें कि भाई एक साथ शेक हैंड नहीं करना, गले नहीं मिलना, मतलब अपोजिट जेंडर कजन्स इस तरह से गेट टुगेदर नहीं करेंगे। जो चीज आपको बाद में परेशान करेगी आप उसको स्टार्ट में ही उसको रोकने की कोशिश करें, वो ये कह रहे हैं। ठीक है, इवन वो जॉर्डन ये भी कहते हैं कि अगर आपका बच्चा कोई सेट रूल्स को तोड़ता है
तो आप उसे तंबीह भी करेंगे, वार्निंग भी देंगे, आप उसको पनिशमेंट भी देंगे, ठीक है, और आप उसे बताएंगे भी कि ये पनिशमेंट आपको क्यों दी गई है। मिसाल के तौर पे अगर घर में ऊंची आवाज में बोलना अलाउड नहीं है और एक बच्चा ऊंची आवाज में बोल रहा है, तो उसका जो स्क्रीन टाइम है या उसका जो टॉयज टाइम है या उसकी कोई पार्टी, पिज्जा पार्टी है या उसका कोई भी चीज है जो वो जिसको एंजॉय करता है, तो संडे को आप लोग बाहर जाते हैं या आइसक्रीम आती है तो वो नहीं आएगी, ठीक है। अब उसको पनिश करेंगे कि भाई आपने क्योंकि आपने रूल ब्रेक किया है, सो उस रूल ब्रेक की वजह से हम इस सैटरडे को नहीं करेंगे, डे आउट नहीं होगा हमारा, हम नहीं बाहर जाएंगे। तो इस तरह से आप अपने जो बच्चे हैं उनको वो चीजें मत करने दी, ठीक है। अच्छा, इस चैप्टर में वो ये भी बताता है कि जो अर्ली ईयर्स है ना उसकी कितनी इंपॉर्टेंस है जिंदगी के, बच्चों के जो जिंदगी के पहले 4 से 5 साल होते हैं वो हद से ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि उसमें मैक्सिमम ब्रेन डेवलपमेंट हो रही होती है और वही ब्रेन डेवलपमेंट के साथ बच्चे की पर्सनालिटी, उसका करेक्टर, उसका सबकॉन्शियस सब कुछ डेवलप हो रहा होता है। इसलिए अर्ली इयर्स जो है वो बच्चे के बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए छोटे बच्चों की तरबियत के ऊपर बहुत ज्यादा फोकस करना चाहिए। वो कहते हैं कि बच्चों को हर तरह की इंफॉर्मेशन दें, बच्चों को हर तरह की आगाही दें। अगर आप बच्चों के साथ टाइम गुजार रहे हैं, उनकी तरबियत कर रहे हैं, तो उनके अंदर जो मसाइल हैं, जैसे गुस्सा हो सकता है, चिड़चिड़ाहट हो सकती है, जिद्दीपन हो सकता है, वो ये सारी चीजें वो कहता है कि तब्दील की जा सकती है अच्छी बेहतर पेरेंटिंग के साथ। वो कहते हैं कि 2 तरह के पेरेंट्स है ना, एक लाइक परमिसिव पेरेंट्स हैं जो बच्चे की हर बात बस सुनते जाते हैं, मानते जाते हैं, और एक अथॉरिटेटिव पेरेंट्स है। अथॉरिटेटिव पेरेंट्स बच्चों की मानते ही नहीं है और परमिसिव पेरेंट्स जो है वो सब बच्चे की मान रहे हैं, वो कह रहे नहीं। आपने इस तरह नहीं करना, आपने एक नॉर्मल रवैया बनाना है, आपने रूल्स बनाने हैं और उन्हीं रूल्स के ऊपर आपने कोशिश करनी है कि बच्चे जो है ना वो अमल करें। ऐसा ना हो कि आपने बच्चों को इतनी छूट दे दी हो कि जब वो बाहर जाके वही रूल्स अप्लाई करें तो लोग उन्हें क्रिटिसाइज करें, या जब लोग उन्हें बताएं तो वो खुद को बिल्कुल लोनलीनेस फील करें कि जो चीजें हमारे घर में अलाउड है या जो चीजें ऐसे हैं वो बाहर तो हमें सोसाइटी नहीं प्रोवाइड करी, तो वो बच्चा फिर आइसोलेटेड हो जाता है, परेशान हो जाता है, सोशली उतना बेहतर बच्चा नहीं बन पाता। तो पीटर कहते हैं कि असल मकसद बच्चे को सोसाइटी के लिए बेहतरीन इंसान बनाना है, तो हमारी सारी कोशिश इस पे होनी चाहिए कि हम अपने बच्चे को सोसाइटी का बेहतर इंसान बनाने के लिए उसे कोई ऐसा काम करने की शुरू में ही, यानी अर्ली इयर्स में बच्चे की तरबियत के ऊपर इतना फोकस करें कि जो बाद में एज अ पेरेंट हमें परेशान ना करे। रूल नंबर 5 की भी समझ आ गई? आई होप थम्स अप करते रहे, क्योंकि कैमरास आपके बंद है और मुझे ऐसे लग रहा है कि मैं शीशे के सामने सुकून से बैठ के बातें कर रही हूँ अपने आप से। अच्छा, सेट योर, अच्छा मजे की बात ये भी है, जॉर्डन ये भी कहते हैं पीटरसन के मैंने ये किताब सिर्फ इसलिए नहीं लिखी कि लोगों को फायदा हो, मैंने ये किताब इसलिए भी लिखी है कि मेरे लिए एक वार्निंग है, मेरे लिए एक रिमाइंडर है कि मैं भी इस किताब से जो है ना वो बार बार सीखूं। अच्छा, छठी चीज बड़ी मजेदार है कि सेट योर हाउस इन परफेक्ट ऑर्डर बिफोर यू क्रिटिसाइज द वर्ड, ठीक है। ये बड़ी खूबसूरत है। ये खूबसूरत बात ये है कि अगर आपको बेहतरी का अमल शुरू करना है तो आपने खुद से करना है। ये नहीं करना कि लोगों को पहले नसीहतें शुरू नहीं करनी, लोगों के ऊपर तनकीद नहीं करनी, ये नहीं कहना कि हाँ पॉलिटिशियन कर क्या रही है पाकिस्तान की बेहतरी के लिए, आप क्या कर रही हैं, मैं क्या कर रही हूँ, पहले तो हमें कुछ करना है ना, उसके बाद हम पॉलिटिशियंस को देखेंगे। अच्छा, एक बड़ी खूबसूरत मुझे याद है एक कोट था कि अगर आप अपनी जिंदगी में बेहतरी लाना चाहते हैं ना तो अपनी बेडरूम की सफाई से शुरू करें। बल्कि मुझे याद है मैंने एक दफा कनाडा के प्राइम मिनिस्टर का वो भी सुना था, स्पीच भी सुनी थी। उसने कहा कि अगर आप कुछ करना चाहते हैं, लाइफ में कुछ बनना चाहते हैं, तो सुबह उठ के ना अपना बिस्तर तय करके तो फिर इधर उधर हुआ करें, ठीक है। तो वो अपनी बेहतरी आपने खुद से शुरू करनी है, पहले खुद पर रूल्स अप्लाई करने हैं। अच्छा, और ये करना है कि जो है वो आपको पहले से पता होना चाहिए कि मैं कोई ऐसा काम ना करूं जिसके के नताइज जो है ना वो बुरे हों, ठीक है। आपने अपने, वो कहता है तजर्बात से सीखना है, आपने अपनी गलतियों से सीखना है, और अपनी गलतियों और तजर्बात की से सीख कर आपने बेहतरी अपने आप से शुरू करनी है। मिसाल के तौर पे मैंने देखा है कि माओ के अपने बच्चे सारा कुछ कर रहे होते हैं और दूसरों पे तनकीद करती है, हाँ मैम मेरा आपके बच्चे बड़े बदतमीज है और अपने मेरे सबसे ज्यादा,
ओहो मैम इसी तरह आपके बच्चे बड़ी स्क्रीन देखते हैं और अपने बच्चे मेरे सबसे ज्यादा स्क्रीन देख रहे हो। दूसरों के ऊपर तनकीद नहीं करनी, बल्कि अगर कहीं से इंप्रूवमेंट करनी है तो खुद से करनी है। कैसे इंप्रूवमेंट होती है? अपनी गलतियों से सीखने से। अगर मैंने गलती कर दी है, उस गलती को दोबारा नहीं दोहराना, अपने तजुर्बात से सीखना है। मैंने पिछले बच्चे की दफा ये गलती कर दी थी पेरेंटिंग में, अब मैं ये नहीं करूंगी। उसे मैंने शुरू में ही उसको रोटी सालन का आदी नहीं बनाया था, तो दूसरे बच्चे को मैंने ये नहीं करना, मैंने दूसरे बच्चे को रोटी सालन पे लगाना है। ठीक है, वो कहते हैं कि जैसे आपकी पर्सनल लाइफ है, जैसे आपकी प्रोफेशनल लाइफ है, उसके साथ साथ अपने फैमिली लाइफ को बेहतर करना है। मिसाल के तौर पे मुझे ये बताएं कि अगर एक इंसान बाहर कुछ बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन करना चाहता है, लेकिन वो घर में अपने बच्चों से तंग है, वो अपने स्पाउस से तंग है, हमारी शोहर के साथ बनती नहीं है, हमारी अपने घर वालों के साथ बन नहीं रही है, हम घर वाली जिंदगी से शदीद परेशान है, तो क्या हम बाहर कोई बहुत बड़ी कॉन्ट्रीब्यूशन दे सकेंगे? ऑफकोर्स हम ये कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं दे सकेंगे। तो क्या होगा, हमें शुरू ही इधर से करना है कि हम अपनी घरेलू जिंदगी बेहतर करें। मैं और मेरे हस्बैंड जो है हमारे ताल्लुकात बेहतर हो, मैं और मेरे बच्चे जो है हमारे ताल्लुकात बेहतर हो। उसके बाद पिछली जिंदगी में मैंने जो गलतियां की थी, अब वो मैं गलतियां दोबारा ना करूं। मैं अपने घर के माहौल को खूबसूरत बनाऊं। जब मेरे घर का माहौल खूबसूरत होगा तो मेरी प्रोफेशनल लाइफ भी बेहतर होती जाएगी, और मेरी जो है ना वो बाहर की जो जिंदगी है, पर्सनल जो ग्रूमिंग है, वो भी जो है ना बेहतर होती जाएगी। ठीक है, और इसमें वो इस तरह से मिसाल देते हैं कि अगर हम इंसान है ना, अगर हम अपना अपना घर साफ करना शुरू कर दें, अपनी अपनी गली का हिस्सा साफ करना शुरू कर दें, तो पूरी अर्थ साफ हो जाएगी। तो अब अपने हिस्से का काम के ऊपर फोकस करें, ना कि दूसरों के कामों पे जो है ना क्रिटिसाइज करें। तो ये चीज एक थी रूल नंबर 6 में। समझ आ गई? क्या अपने गिरेबान में, जो कहते हैं लोग अपने गिरेबान में झांको तो पहले मैंने और अपने अपने गिरेबान में झांकने के हम क्या कर रहे हैं और हमें कितनी बेहतरी की जरूरत है। ठीक है ना, तो फिर इंशाल्लाह ताला हम किस तरह से दूसरों की बेहतरी के लिए काम कर सकेंगे। रूल नंबर 7 जो है, परसू व्हाट इज मीनिंगफुल। ये बड़ा बड़ा कॉम्प्लिकेटेड किस्म का कह लें कि रूल है। कॉम्प्लिकेटेड इन दैट सेंस कि यही एक चीज हमसे मिस हो जाती है लाइफ में, और बहुत बाद में हमें पता चलता है कि एक्चुअली मिस हो गया। हम जब छोटे होते हैं, हमारे पेरेंट्स भी ज़रा हमें इस तरह की एक्टिविटीज और इस तरह की चीजों में रखते हैं कि हमारा जितना डोपामिन खारिज होता है, हम उतना एंजॉय कर रहे होते हैं। हम समझते हैं कि लाइफ इज समथिंग एंजॉयमेंट। आज मैं ये करूंगी, कल मैं ये करूंगी, परसों मैं ये करूंगी, तरसों मैं ये करूंगी, और हम ऐसे कामों के अंदर अपनी जिंदगी गुजार रहे होते हैं जिससे हमें प्लेजर मिल रही होती है। हमें प्लेजर मिल रही होती है, आज मैं अम्मी घर जा रही हूँ, कल मैं भाई के घर जाऊंगी, परसों मैं ये करूंगी, अब मैं दोस्त को फोन करने लगी हूँ, अब मैं पार्लर जाने लगी हूँ, अब मैं ये पकाने लगी हूँ, अब मैं ये सूप बनाऊंगी। अब हम पूरा टाइम प्लेजर 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 के उसमें रहते हैं। ठीक है, जबकि वो कह रहे हैं कि परसू व्हाट इज मीनिंगफुल। आप अपनी जिंदगी में प्रायोरिटाइज करेंगे उन चीजों को जो मीनिंगफुल हैं, जो बामकसद हैं। ठीक है, वो कहते हैं कि एक बंदर था ना, उसने क्या किया था, शिकारी ने उसे पकड़ने के लिए एक डिब्बा रखा, उसमें बिस्किट रख दिया। उसने बिस्किट को हाथ मारा और हाथ बाहर निकालने की कोशिश की, हाथ नहीं निकला, लेकिन उसने बिस्किट के लालच में हाथ अंदर ही रखा, इतने में शिकारी ने उसे आके पकड़ लिया। तो वो कहते हैं कि आपने अपनी लाइफ इस बंदर की तरह नहीं गुजारनी कि जब आप कोई इंजॉयमेंट कर रहे हैं और आपकी कोई अहम चीज मिस हो रही है, या आप किसी ट्रैप में ना आ जाए। आप उस ट्रैप से अपने आप को आपने बचाना है। वक्ती खुशी के लिए आपने फजूल कामों में नहीं पड़ना, आपने टाइम मैनेजमेंट सीखनी है, अपनी जिंदगी का एक एक लम्हा प्रोडक्टिव बनाने के ऊपर आपने काम करना है, अपने वक्त को जाया नहीं करना। और वो ये कहते हैं कि ऐसा नहीं है। आज तो खैर सोशल मीडिया की जिंदगी को भी हम देखें तो हम ये समझ रहे हैं कि कोई हनीमून पे जा रहे हैं, कोई ट्रिप पे जा रहे हैं, किसी के हस्बैंड ने उसके लिए बहुत सारे गिफ्ट्स अरेंज किए हैं, सरप्राइजिंग पार्टीज दी हैं, कोई होटलिंग कर रहे हैं, कोई उम्रा पे गया हुआ है। ऐसा नहीं है, सब लोगों की अपनी अपनी आजमाइशें हैं, सब लोगों की अपनी अपनी सख्तियां हैं, सब लोगों के अपने अपने इम्तिहानात हैं, हर एक के इम्तिहान डिफरेंट है, हर एक की तकलीफ डिफरेंट है। तो आपने क्या करना है कि ये देखना है कि जिंदगी सिर्फ अपने इस प्लेयर का नाम नहीं है, बल्कि कितनी प्रोडक्टिव आपकी लाइफ में प्रोडक्टिव क्या है। मैं कहती होती हूँ कि आपका इमोर्टल प्रोजेक्ट क्या है। आप क्या चाहते हैं जब आप मरे तो लोग आपके बारे में क्या कहें। आप क्या चाहते हैं जब आप अल्लाह के पास जाएं तो अल्लाह क्या कहें। याद है जब जिना से किसी ब्रिटिश ने कहा कि जनाब आपकी हेल्थ इतनी खराब है यार, छोड़ो सब कुछ और आके इधर ब्रिटिश रहो वहां पे आके बर्तानिया में। तो उन्होंने कहा कि मतलब मैं ये चाहता हूँ कि जब मैं मरूं तो गॉड मुझे कहे कि वेल डन जिना, वेल डन। तो ये थॉट्स होती हैं, ये मिशंस होते हैं, ये प्रोडक्टिविटी होती है, ये आप कह लो कि मीनिंगफुल लाइफ होती है, पर्पस होता है लाइफ का। अब मुझसे और आपसे को पूछे कि भैया आपकी लाइफ का क्या पर्पस है, तो मरियम कहेगी कि मेरा दिल कर रहा है कि हतीजा बड़ी होगी ना डॉक्टर बन जाइए, मेरी लाइफ का पर्पस है।
ठीक है, मैं बोलूंगी आबिदा आपकी लाइफ का क्या पर्पस है? यार बस मेरा यही दिल है कि मेरे 2 बेटियां, उनकी शादियां बड़ी अच्छी जगह हो जाए, 3 बेटियां बस अपने कामों पे लग जाए, एक इंजीनियर बन जाए, 2 डॉक्टर बन जाए, बस मैं तो यही चाहती हूँ एक आर्मी में चला जाए। मतलब हमें पता ही नहीं कि लाइफ की जो एक्चुअल उसकी उसकी जो मीनिंगफुलनेस है वो क्या है। ये सारी चीजें वो कहता है कि छोटी छोटी चीजें हैं जो कि मिल के जिंदगी बनाती हैं, और जिंदगी भी प्रॉब्लम्स के साथ है, पूरी गुच्छा हुई है जिंदगी, उसके अंदर से मीनिंगफुल चीजें निकाल के अपने आप को प्रोडक्टिव बनाना, ओह दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। मुझे सबसे ज्यादा इसने अपील किया है, और मैं ये पढ़ाते हुए भी मेरे दिल की धड़कन तेज हो रही है, अल्लाह हमें तौफीक भी दे ये सीखने की। अच्छा, कांस्टेंट डेवलपमेंट, फिर वो कह रहे कि आपने क्या करना है, कांस्टेंट डेवलपमेंट। अगर आप एक मीनिंगफुल जिंदगी गुजारना चाहती हैं, सपोज आज आप ये सोच लेती हैं कि मैं जब मरूं तो लोग कहें कि इसका अखलाक बड़ा ही अच्छा था, और इस वक्त तो मैं गुस्से की पीक पे हूं, तो आपने कांस्टेंट डेवलपमेंट करके अपने अखलाक को बेहतर बनाना है, ताकि मरते दम तक जब आपका अखलाक जरा बेहतर हो जाए तो आपको ये तसल्ली हो कि मैंने खुद को बेहतर किया एक मीनिंगफुल पर्पज के लिए। मिसाल के तौर पे आप कहते हैं कि मेरी जात से दूसरों को फायदे पहुंचे, मैं कोई बहुत बड़ा चैरिटी का काम कर सकूं, तो आपने थोड़ा थोड़ा कॉन्स्टेंटली कुछ सीखना है ना। कोई स्किल सीखेंगे तो लोगों को सिखाएंगे ना, कोई इल्म सीखेंगे तो लोगों को सिखाएंगे ना। तो आप कॉन्स्टेंटली इल्म सीखेंगे, तो उस सीखने के बाद आपकी जब कॉन्ट्रीब्यूशन होगी, या आपकी लाइफ में जो भी आपकी लाइफ का एक वो है पर्पस, वो अचीव होना शुरू होगा, आप अपनी मंजिल के करीब जाएंगे, तो आपको इंशाल्लाह ताला फायदा होगा। तो ये है परसू व्हाट इज मीनिंगफुल। ओ माय गॉड, इसके ऊपर बहुत पढ़ना है, ये चैप्टर मेरा दिल है कि आप पढ़ें सारे का सारा। अगला क्या है, बहुत खूबसूरत, टेल द ट्रूथ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लोग सादक और अमीन कहते थे, ठीक है। हमारी तो देखी ना, अलैकुम बिस्सिद्क, हदीस मुबारक है, सही हदीस है, अलैकुम बिस्सिद्क, तुम पर सच वाजिब है, और हम क्या कर रहे हैं, झूठ। कैसे झूठ? सवेरा तुम्हारा ड्रेस तो बहुत प्यारा है, नहीं प्यारा लग रहा, मुझे बड़ी खुशी हो रही है मैम जुबिया आपको गोल्ड मेडल मिला, अंदर से बिल्कुल खुशी नहीं हो रही, झूठ। मैम जो है ना वो माशाल्लाह आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा था, वेल मैं बस वैसे कंटिन्यू नहीं करी, असल में बिल्कुल अच्छा नहीं था, ठीक है। आप आपने सच बोलना सीखना है। पता है आज सोशल मीडिया की जिंदगी ने ना, क्योंकि हमारी जिंदगी में तो पहले ये नहीं था और अब आया है, तो बकायदा मैंने नोट भी किया कि सोशल मीडिया की जिंदगी तो वाकई में बहुत फेक है। जाहिर है कि जब बच्चे तंग कर रहे होते हैं वो वाली वीडियोस तो नहीं लगाते ना, मतलब मैं कौन सी वीडियोस लगाती हूँ इसमें बच्चे बड़े खुश होते हैं बड़े, और जब लड़ रहे होते हैं वो कभी लगाइए कि ये देखिए अख्तियार खान वफदान लड़ रहे हैं, लड़ते हुए कभी लगाई है? नहीं लगाई। ठीक है, तो ये जो है ना इसका सामना करना बड़ा जरूरी है, सच का सामना। सच के बहुत से पर्सपेक्टिव हैं जो उसने बताए। वो कहता है कि आप सच बोलेंगे तो आपकी कॉन्फिडेंस में इजाफा होगा, आप ग्रेसफुल रहेंगे। आप अगर सच नहीं बोल सकते किसी खास मौके के ऊपर, तो कम से कम झूठ ना बोले, झूठी तारीफें ना करें, झूठा क्रिटिसिज्म ना करें। यानी फॉर एग्जाम्पल खाना बहुत मजे का, अब भाभी आज थोड़ा नमक तेज था, इतना मजा नहीं आया, मतलब आपने झूठ बोलना ही नहीं है ना, बिल्कुल किसी तरह से भी, ठीक है। और अपने आप से सबसे बड़ के जो इंपॉर्टेंट पोर्शन है वो है अपने आप से सच बोलना है, अपने आप से झूठ नहीं बोलना। जैसे मैं तो बिल्कुल स्मार्ट हो गई हूँ, है बिल्कुल स्मार्ट हो गई हूँ मैं अपने आप से झूठ बोल रही हूँ, मैं तो बड़ा काम कर रही हूँ, मैं अपने आप से झूठ बोल रही हूँ, मैं तो बड़ी अच्छी मदर हूँ, मैं अपने आप से झूठ बोल रही हूँ, मैं तो बड़ा अच्छा खाना बना लेती हूँ, ठीक है। मैं अपने आप से झूठ बोलना बंद कर दूं, क्योंकि जब मैं अपने आप से झूठ बोल रही हूँ, मैं ना ख्याली पुलाव बना रही हूँ ना, मिसाल के तौर पे देखना 2 साल के बाद पाकिस्तान स्मार्ट स्टेप दुनिया का एक बेहतरीन इदारा होगा, और काम कोई नहीं कर रही, झूठ बोल रही हूँ अपने आप से, फिर क्या होगा? फिर कोई फायदा नहीं होगा। होगा ये कि आप काम करें और सच का सामना करें कि भाई अभी मैं यहाँ पे खड़ी हूँ, मुझे ये मेहनत करनी है, ये मेरे प्रोजेक्ट्स हैं, इसके बाद मैं ये उम्मीद करती हूँ कि पाकिस्तान स्मार्ट स्टेप को अल्लाह ताला ये तरक्की देगा। इट मेक्स सेंस। लेकिन अगर मैं अपने दिमाग में सोचती रहूं कि कोई बस आसमानी फरिश्ते आके तो मेरे प्रोजेक्ट को कामयाब करेंगे, ऑफ कोर्स इट्स नॉट गोइंग टू बी हैपन। तो अपने आप से झूठ मत बोले, अपने आप से सच बोले, और कभी, और वो कबूतर की तरह अपनी आंखें बंद करने से ऐसा नहीं होगा बिल्ली आपको नहीं खाएगी। जो हालात हैं, आपके शौहर की जितनी आमदन है उसको सोचें, ये नहीं कि हाँ बस कुछ ही अर्से में नया बिजनेस शुरू होगा तो बस फिर जितना कर्जा भी उठाया बाद में मैं दे दूंगी, हाँ बस वो मैं तो अगले महीने से सेविंग करूंगी तो 5-5 हजार बचा के ना ये वाला काम कर दूंगी। नहीं, अपने आप से सच बोले, बजट बनाए तो सच्चाई के साथ, बच्चों की तरबियत करी है तो सच्चाई के साथ, शोहर के साथ ताल्लुकात हैं तो सच्चाई के साथ, सच्चाई सच्चाई सच्चाई। वो कहता है कि ये सच्चाई जो है ये आपको इतनी मदद देगी कि बाकी के रूल्स पर अमल करने में आपको बहुत फायदा होगा। तो आई होप के इसके ऊपर तो मजीद रोशनी डालने की जरूरत नहीं, क्योंकि इस्लाम, कुरान, हदीस, ये सारी चीजें हमें ऑलरेडी इसके फवायद जो है ना वो बताती हैं।
Rule number 9, assume that the person you are listening to might know something you don't know. इस चैप्टर पूरे में वो बात करता है रूल नंबर 9 में कि आप एक ऐसा इंसान बनने की कोशिश करें जो बहुत अच्छा लिसनर हो। पता है आपको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में ये था कि लोग ने कहते थे कि ये तो नीरा कान है, कान यानी इतना बेस्ट लिसनर, बेस्ट लिसनर। ठीक है, इसमें मैं अक्सर अपने प्रोजेक्ट्स में बच्चों को करवाती भी होती हूँ होल बॉडी लिसनिंग, कि आपकी आंखें स्पीकर की तरफ हो। पता नहीं अब आपकी आंखें किधर है, सारी अम्मियां इधर उधर काम कर रही होंगी और देख कोई भी नहीं रही होगी मुझे। आपकी आंखें स्पीकर की तरफ हो, आपका दिल स्पीकर की तरफ हो, आपके हाथ पैर बिल्कुल एक जगह पर हो, आप तवज्जो के साथ उसे सुन रहे हो, आपके कान उसकी बातों पर हो। तो ये एक बहुत ही एक्टिव लिसनिंग स्पीकिंग जो है ना वो है। अच्छा, वो कहते हैं कि देखिए इंसान अपनी जिंदगी के तजुर्बात से सीखते हैं, और इसके अलावा बेहतरीन तरीका होता है दूसरों की जिंदगी से सीखने का। दूसरों की जिंदगी से सीखने का आपको मौका तब मिलेगा जब लोग आपके साथ अपने दिल की बात करेंगे। अब लोग आपके साथ दिल की बात तब करेंगे जब आप जजमेंटल नहीं होंगे, जब आप लोगों को जज करने के लिए उनकी बात नहीं सुनेंगे, जब आप लोगों को क्रिटिसाइज करने के लिए उनकी बात नहीं सुनेंगे, बल्कि आप उनको सुनेंगे जो वो कहना चाहते हैं। हो सकते हैं आपको उनकी बातों से कोई ऐसा लेसन मिल जाए जो आपकी जिंदगी संवार दे, शायद उनके तजुर्बात से आपको कुछ ऐसा मिल जाए जो आपकी जिंदगी को बेहतर कर दे। तो जब आप लोगों को जज नहीं करेंगे, जब आप जजमेंटल नहीं होंगे, तो क्या होने वाला है, तो लोग आपसे खुलकर बात करेंगे। इंटरेस्टिंग ना। और तनकीदी रवैया वो कहता है मत अडॉप्ट करें, बिल्कुल आप ऐसी रवैया अडॉप्ट करें कि लोग अपने दिल की बात आपसे करें। जितने ज्यादा लोग अपनी बातें आपसे करेंगे, जितने अच्छे लिसनर आप होंगे, उतने ज्यादा तजुर्बात आपके पास आएंगे, उतना ज्यादा आप अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने में मददगार आपको होगा। और दूसरा ये भी होता है ना कि जैसे कोई बंदा हमारे से अपना दुख शेयर करे, तो मतलब मैम सुमेरा कह रही है कि मेरे सर में दर्द है, अरे मैम सुमेरा चुप कर जाए, मेरे सर में तो आपसे भी ज्यादा दर्द है। अब उस बेचारी ने अपनी कोई स्टोरी सुनानी थी, लेकिन मैंने जैसे ही कह दिया तो वो बेचारी फिर कहेगी इसको बेचारी का अपने सर में दर्द है, मैं इसको क्या कहूँ। मिसाल के तौर पे मुझे जो है ना सारा बोल रही है कि मैम जूबिया आपको पता है मेरी बेटी फर्स्ट आई है। अच्छा आदिया फिर बता दो विषय फर्स्ट आते हैं वो तो विषय फर्स्ट आते हैं। ठीक है, मतलब दूसरों को बात करने दें, दूसरों को अपने इजहार करने दें। उन बेचारों को अगर वो खुशी शेयर कर रहे हैं तो सब्र करके उनकी खुशी सुन लें। अगर जो है ना वो गम शेयर कर रहे हैं तो प्लीज गम सुन लें चुप करके, और लोगों को अच्छा लिसनर बने, क्योंकि शायद आपको कोई ऐसी बात मिलने वाली है जो आपकी जिंदगी बदल सकती है। गॉट इट जी। अब हम बात करेंगे रूल नंबर 10 पे। बी ये उसी की एक्सटेंशन है, बी प्रिसाइज इन योर स्पीच। यानी इस पूरे रूल के अंदर वो आपकी बेहतर कम्युनिकेशन स्किल की बात कर रहा है। वो ये कह रहा है कि समटाइम क्या होता है कि वो हस्बैंड आए हैं, आप उसकी किसी बात पे नाराज हैं, तो आप क्या करने वाले हैं, आप उनको बस ऐसे मुंह बना रहा हूँ, आपको नहीं पता कि क्या हुआ है, वो पूछ रहा है आप नाराज है, आपको नहीं पता कि मैं क्यों नाराज हूँ। मतलब क्लूज नहीं देना, क्लूज नहीं आपने देने, देने की बजाय वो कहते हैं कि आपने डायरेक्ट बात करनी है। और कभी कभी ये होता है कि मियां बीवी के दरमियान आर्गुमेंट होता है, तो आप क्या करते हैं, आर्गुमेंट होता है तो आप कहते हैं कि जो है वो ये रुक नहीं सकती बता। जब आर्गुमेंट होता है तो वो कहते हैं, अच्छा एक मिनट सर, एक मिनट ब्रेक कीजिएगा, मैं बच्चे से कोई बात करना चाह रहे हैं मुझसे। बता, एक मिनट बाद में बात करते हैं जी। अच्छा, उसके बाद हम ये देखेंगे कि मिसाल के तौर पे हस्बैंड और बीवी के दरमियान आर्गुमेंट हो रहे हैं, और बीवी क्या कह रही है कि हाँ याद है तुमने शादी के पहले हफ्ते में मेरे साथ ये किया था, और वो कह रहा हाँ पता है मुझे, तुमने भी पिछले साल मेरे साथ ये किया था। तो वो कहता है कि आपने कम्युनिकेशन स्किल सीखनी है, कम्युनिकेशन स्किल सीखिए, और ये देखिए कि आपने अपनी बात को प्रिसाइज करना है, टू द पॉइंट करना है। बाज औकात उस वक्त इतनी लड़ाई नहीं होती, लेकिन पिछली बातें याद कर करके ना हम इतना गर्म माहौल बना देते हैं कि पूरे का पूरा मामला जो है ना वो खराब हो जाता है। तो पुराने ताने नहीं देने, कोई क्लूज नहीं देने। हाँ, आपने
प्रिसाइज होकर अपनी बात करनी है। इसके लिए वो कहता है कि सबसे पहले अपने मसाइल को देखें कि क्या 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 आपके मसाइल हैं, फिर उसका एक फ्रेमवर्क बनाएं कि क्या फ्रेमवर्क बन सकता है। उसके बाद फिर गुफ्तगू का फन सीखें कि असल में मेरे मसाइल ये हैं, इस बंदे के साथ ये वाले मामला चल रहे हैं, अगर इन मामलात में बेहतरी हो तो मेरे ये वाले मामलात भी बेहतर होंगे। फिर आप उसके साथ एक फ्रेमवर्क बना के गुफ्तगू का फन सीख के उसके साथ गुफ्तगू करें, और उससे क्या होगा कि आप को जब गुफ्तगू करनी आ जाएगी, आपको जब कम्युनिकेशन स्किल्स आ जाएंगी, तो आपके बहुत बहुत सारे मसाइल जो है ना वो हल होंगे, लोग आप पर ट्रस्ट करेंगे, लोग आपकी बात पर यकीन रखेंगे, और आपको अपनी जिंदगी में बेहतरी महसूस होगी। तो यानी लिसनिंग एंड स्पीकिंग स्किल्स अगर आपने सीख ली हैं तो ये जिंदगी का बहुत बड़ा रूल है, ये जिंदगी का बहुत जिंदगी गुजारने का बेहतरीन असूल है। अल्लाह ताला ने आपको बोलने की, सुनने की जो सलाहियत दी है इंसान को, अशरफुल मखलूकात होने की वजह से उससे भरपूर फायदा उठाना सीखे। रूल नंबर 11 वो कहता है कि डोंट बॉदर चिल्ड्रन व्हेन दे आर स्केट बोर्डिंग, यानी कि अपने बच्चों को इतने लाड प्यार और इतनी पैम्परिंग में मत रखें कि जब वो प्रैक्टिकल लाइफ में जाएं तो उन्हें पता चले कि जिंदगी तो बहुत मुश्किल है। अगर वो स्केट बोर्डिंग कर रहे हैं, उनको गिरने दें, संभलने दें, उनको ऐसी गेम्स खेलने दें, उनको ऐसे काम करने दें जिसमें मुश्किलात आती हैं, जिसके अंदर जो है खतरात आते हैं। वो कहते हैं बचाए बच्चों को खतरात और मुश्किलात से दूर रखने के, उन्हें खतरात और मुश्किलात और चैलेंजेस के साथ निपटना सिखाएं, ठीक है ना। वो कहते हैं कि असल प्रोजेक्शन जो है ना वो ये है कि रिस्क को किस तरह से टैकल करना है, ठीक है। असल प्रोटेक्शन ये नहीं है कि अपने बच्चों को खतरात से, परेशानियों से, मुसीबतों से दूर रखें, बल्कि वो कहते हैं कि असल प्रोटेक्शन ये है कि अपने बच्चे को खतरात, मुश्किलात, चैलेंजेस से निपटना सिखाएं। ये जो है ना वो जबरदस्त है। उसके बाद जो है ना इनको स्ट्रैटेजीज बताओ, इनको स्ट्रैटेजीज सिखाएं, क्योंकि इन स्ट्रैटेजीज के साथ ही आपका बच्चा जो है वो अपनी रियल लाइफ में कुछ कर पाएगा। क्योंकि आप कब तक उनको सपोर्ट करेंगे, आप कब तक उनकी पैम्परिंग करेंगे, आप कब तक उनको खतरात और परेशानियों से दूर रखेंगे। एट द एंड तो बच्चों ने दुनिया में निकलना है, एट द एंड उन्होंने चैलेंजेस एक्सेप्ट करने हैं। और देखिए दुनिया में जितनी भी तरक्की हुई है, वो कहते हैं आप किसी को भी देख लें, वो तरक्की हुई इस वजह से क्योंकि चैलेंज एक्सेप्ट किए गए। रॉकेट कैसे बना, रॉकेट कैसे चला गया ऊपर, किसी ने चैलेंज किया ना, किसी ने चैलेंज एक्सेप्ट किया ना, किसी ने किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश की है ना। अगर हम अपनी जिंदगी से सिर्फ प्रॉब्लम सॉल्विंग निकाल दें तो आप देखें कि फिर तो कुछ इजाद ही ना होता, इंसान जहां पड़ा हुआ था गारों में उधर ही रहता। इंसान तो तरक्की इसलिए की है ना क्योंकि उसने चैलेंजेस को एक्सेप्ट किया, उसने प्रॉब्लम्स को टैकल करना सीखा है, उसने खतरात से निपटना सीखा है, इसीलिए तो वो अशरफुल मखलूकात है। और अब हम बात करेंगे लास्ट रूल की, क्योंकि नमाज असर होने वाली है। लास्ट रूल ये है कि पेट अ कैट व्हेन यू एनकाउंटर वन ऑन द स्ट्रीट। पेट अ कैट व्हेन यू एनकाउंटर वन ऑन द स्ट्रीट, ये बड़ा मजेदार है, आखिरी रूल है। आखिरी रूल वो ये कहता है कि जिंदगी एक जंग की तरह है, आपको हर वक्त कोई ना कोई मसला पेश रहना है। जैसे ही आपको कोई मसला दरपेश हो, आपने फौरी अपॉर्चुनिटीज ढूंढनी है, आपने फौरी प्रॉब्लम सॉल्विंग सीखनी है, आपने पिछले तजर्बात की नजर में उस प्रॉब्लम से निपटने का अपने अंदर हौसला पैदा करना है। इसी की एक्सटेंशन में वो कहता है यानी आपके ऊपर कोई प्रॉब्लम आ जाए तो आपने भी थपकी देनी है खुद को और मसले को निपटाना है, सुलझाना है। और अगर आप के जो लोग हैं आज के दौर में, इतनी एंग्जाइटी है, इतनी परेशानी है, इतनी तकलीफें हैं लोगों को कि अगर आपके लोग परेशान हैं, कोई परेशान है, कोई बदहाल है, कोई डिमोटिवेटेड है, तो लोगों का सहारा बने, पेट अ कैट, लोगों की बात सुने, लोगों को हौसला दें, उन्हें हिम्मत दें, उन्हें अप्रिशिएट करें, उन्हें सपोर्ट करें। और जितना कुछ अपनी कैपेसिटी में रह के आप इस तरह के लोगों के लिए कर सकते हैं जो बदहाल है, परेशान है, दुखी है, तो जरूर उनके लिए करें। पेट अ कैट व्हेन यू एनकाउंटर वन टू द स्ट्रीट, किसी को भी तकलीफ में देखें तो उसकी मदद करें, उसको हौसला दें, उसके साथ अच्छी बातचीत करें, उसका मसले को कम से कम सुन लें, अगर सोल्यूशन दे सकते हैं तो सोल्यूशन दें, अगर उसकी मदद कर सकते हैं तो मदद करें। क्योंकि इस वक्त इंसान, इस वक्त तो क्या हमेशा ही इंसान बहुत तकलीफ में होता है, उसके कोई ना कोई मसाइल होते हैं, तो उसे कोई ना कोई थपकी देने वाला, कोई ना कोई सुनने वाला, कोई ना कोई उसकी मदद करने वाला चाहिए होता है।
तो ऐसे बने कि जो लोगों की मदद कर सके, इंसानियत की मदद कर सके और दूसरों को सुन सके। तो ये थी हमारी आज की पहला सेशन, 12 रूल्स फॉर लाइफ एंड एंटीडोट टू केओस बाय कैनेडियन क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट जॉर्डन पीटरसन। इसका पीडीएफ हम ग्रुप में शेयर कर देंगे, आप पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं। उसके बाद आप अपना फीडबैक देखें, हम ग्रुप ओपन करेंगे, आप अपना फीडबैक दें कि आपको पाकिस्तान स्मार्ट स्टेप का ये गिफ्ट वर्चुअल कैफे फॉर मॉम्स कैसा लगा, ताकि उसकी रोशनी में हम इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट सेशंस भी प्लान कर सके। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।